बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बांग्लादेश के निवासी ये बताए जा रहे हैं। दोनों अफगानिस्तान जाने के फिराक में ये दोनों थे। बस स्टैंड पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको जम्मू से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दोनों लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं और जम्मू से होते हुए ये कश्मीर और उसके बाद अफगानिस्तान जाने के फिराक में थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर की बस स्टैंड पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों लोग रेडिकलाइज्ड और ट्रेंड हैं, जो पहले देश के किसी और शहर में भी रहकर आए हैं और अफगानिस्तान जाना चाहते थे। तो बड़ी खबर इस वक्त ही आपको जम्मू से दे रहे हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसी जम्मू कश्मीर बस स्टैंड पुलिस स्टेशन पर इन दोनों को रखा गया है। इनसे पूछताछ चल रही है कि इनका प्लान क्या था, किस प्लान के तहत ये जम्मू कश्मीर पहुंचे। अभी जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जम्मू से कश्मीर जाना चाहते थे और उसके बाद ये अफगानिस्तान जाने का प्लान रखते थे। पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि बस स्टैंड पुलिस स्टेशन ने 2 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है, जिसमें कि बताया ऐसा जा रहा है कि ये 2 लोग जो हैं वो बांग्लादेश से आए हैं, जो कि अफगानिस्तान जाना चाहते थे। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बट अभी की जानकारी के मुताबिक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से ये दोनों व्यक्ति जो है और उसके बाद ये अफगानिस्तान जाना चाहते थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें बस स्टैंड में ही दर्द दबोचा और फिलहाल के लिए बस स्टैंड पुलिस स्टेशन में इनके साथ कार्यवाही जो इनसे बातचीत जो है वो की जा रही है। आपको बता दें कि इस तरह की भी जानकारी सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है कि ये जो दोनों लोग हैं ये ट्रेंड हैं और रेडिकलाइज्ड हैं और किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो यहाँ पर इन्हें हिरासत में लिया और उसके बाद लगातार इनसे बातचीत, इनसे जो पूछताछ है वो यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद है कि कई सारे और भी इसमें सुराग जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को मिल सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी नेटवर्क 18 पर सबसे पहले आपके साथ कर रहे हैं और आपको बता दें कि 2 लोगों को 1-2 दिन पहले ही इन्होंने हिरासत में लिया था और अभी की अगर जानकारी की बात करें तो ये भी बताया जा रहा है कि लगातार ऑनलाइन कुछ लोगों के साथ जो है वो बातचीत करते थे और वो आगे इनको लीड देते थे कि किस तरह से ट्रेनिंग लेनी है और इस तरह की भी जानकारी है कि शायद ये दोनों अजमेर से जो है वो पहले रहकर आए हैं और उसके बाद जम्मू से होते हुए ये जो है आगे किसी और देश अफगानिस्तान या पाकिस्तान की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, जिससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पर बस स्टैंड में दर्द दबोचा। नेटवर्किंग के लिए जम्मू से मैं रजतपुरा। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्रालय की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। ये 3 दिनों का दौरा है और इस दौरे का आज दूसरा दिन है। गृह मंत्रालय की पुलिस मुख्यालय जम्मू पहुंच गई है। गृह मंत्रालय की टीम की पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी चल रही है। होम मिनिस्ट्री की टीम जो यहाँ जम्मू कश्मीर ड्यूटी के दौरे पर है, कल उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की, एक मीटिंग की और उसके बाद आज वो पुलिस हेडक्वार्टर्स में आए हैं। यहाँ मीटिंग चल रही है, यहाँ जम्मू के पुलिस हेडक्वार्टर में। बताया जाए कि जो मीटिंग उन्होंने एलजी के साथ की, यहाँ पे कुलहुम ये जानकारी हासिल हुई है कि जो भी स्कीमें वहां यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ इंप्लीमेंट की गई हैं, उन पर गौर खोज किया गया कि किस हद तक वो यहाँ पे इंप्लीमेंट है और मजीद ये मीटिंग सिक्योरिटी को लेके भी की जा रही है कि कुल मिला के सूरत हाल जो सिक्योरिटी का है वो भी इस मीटिंग का हिस्सा रहा है और जो कुछ भी टारगेट किलिंग और बाकी जो कुछ भी हालात यहाँ पे उन पे पूरी तरह से समीक्षा की जा रही है इस टीम की तरफ से। कुल मिला के अगर माना जाए तो ये जो रिपोर्ट है अमित शाह होम मिनिस्टर के पास जाएगी और उसके बाद मजीद जो कुछ करना होगा उस पर गौर खोज किया जाएगा। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजेंद्र टिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि एविक्शन ड्राइव के हवाले कुछ लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। सरकारी जमीन हड़पने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अब जम्मू कश्मीर अगर देश आत्मनिर्भर हो रहा तो जम्मू कश्मीर को भी आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, होना चाहिए। और हम कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में आवें, इस दिशा में हम सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए आवश्यक है कि हम ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करें। मैं एक बात अभी मेरे पूर्व प्रवक्ता जो चार्टर्ड
डेवलपमेंट एसोसिएशन से हैं, उन्होंने कहा जमीन, तो जमीन आपको दे दी गई। मैं आज ये घोषित करता हूं, आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस यहाँ बनाइए। रश्मि सिंह जी को आप प्रस्ताव दे दीजिए जल्द से जल्द, क्योंकि अभी एक जमीन खाली करो अभियान चला था। अब उस जमीन का उपयोग क्या होगा जो खाली हुई है, अवैध ढंग से जिन लोगों ने कब्जा किया था। तो कल एक फैसला हमने किया कि ऐसे ही सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाएंगे, स्पोर्ट्स फील्ड बनाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाएंगे। तो सरकार की जमीन अगर गवर्नमेंट ने कब्जा किया था, वो सरकार के पास आई है, तो उसका उपयोग पूरी तरह से जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिकों के लिए हो, ये हमारा अंतिम फैसला है। और इसलिए मैंने आपको कहा कि जमीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। कुछ लोग साजिश के तहत लोगों को गुमराह, जब अभियान चलाया था हमने इंक्रोचमेंट, एंटी इंक्रोचमेंट है, मुझे मालूम है, मैंने एक बार नहीं 10 बार कहा कि एक भी गरीब आदमी को नहीं छुआ जाएगा, लेकिन किसी रसूखदार को बख्शा भी नहीं जाएगा। जिन लोगों ने पदों पर कानूनों का दुरुपयोग करके अपने अपने परिवार की भलाई के लिए और सामान्य जनता के हितों को गिरवी रख करके जम्मू कश्मीर को बंधक बनाया था, वो समय अब समाप्त हो गया है। आम आदमी की आवाज सुनी जाएगी, आम आदमी के हक में फैसले लिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। G20 से पहले एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग और गगनयान मिशन पर MOS PMO जितेंद्र सिंह के साथ हमारी संवाददाता ने बातचीत की है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक में भाग लेने वाले सभी देशों के साथ एक नेटवर्क बनाना है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भगोड़ों को भारत वापस लाया जाए और उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाए। The first day of the anti-corruption working group meeting as part of the G20 meetings that are being held in India, and today is the first day, and the DOPT is in fact organizing the entire event in Gurgaon, and I am joined by none other than the MOS PMO, also the Union Minister for Earth Sciences, Dr. Jitendra Singh. So thank you for speaking with us. Very interesting that we are seeing that the anti-corruption wing working group meeting is happening today. What is really the objective of this, and how many countries are part of this now? I think at the outset, it's a matter of pride for us that in the year when India has assumed the presidency of G20 under the leadership of Prime Minister Modi, the kind of stature and the kind of aura that Prime Minister Modi commands, and the world looks up to him for cues, for advice. It has enabled us to make the rest of the world also realize, to understand the global challenge posed by corruption. It's no longer confined only to a single country. And today's meeting, as you rightly said, the first meeting of the anti-corruption working group being held in Gurugram near Delhi, which also is a reflection of the fact that there is such widespread concern about corruption happening. And it is this government under Prime Minister Modi which came out with certain decisive steps, measures to check corruption which was happening internationally. Like for example, the most notably, an economic offence being committed domestically and then the offender moving out to another country where the law, provided a kind of a safe haven or a relatively safe haven, and therefore going scot-free. After this government came in, a number of measures were adopted, most significantly the Economic Offenders Act of 2018, and also certain other steps were taken to recover the money pilfered by these offences, because the normal practice committed by all these criminals were that they would take the money from India and then park it elsewhere, where they thought it would be rather little safe. But this government, with a decisive initiative from Prime Minister Modi, as he had said right from the beginning that he will follow an approach of zero tolerance towards corruption, has been successful in recovering as much as about $180 billion of such money, and then restore it back to the public sector banks or the other public institutions from where it had been pilfered away. And that amount itself is
significant, considering the fact that the estimated amount which has been, taken away from the Indian sources in this manner is about $272 million or so. So I think, having seen this government perform in the last 8-9 years, the other countries and in the present context the G20 countries also now are convinced that India under Modi is following a no-nonsense approach to check corruption, both domestically as well as internationally. नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधि मंडल ने अच्छन पुलवामा का दौरा किया। प्रतिनिधि मंडल ने टारगेट किलिंग का शिकार कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के परिवार से मुलाकात की और शोक व्यक्त किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने संजय शर्मा की हत्या पर दुख जताया। मीर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र, एलजी प्रशासन और स्थानीय मुसलमानों की जिम्मेदारी है। उन्होंने स्थानीय मुसलमानों से आग्रह किया कि वो कश्मीरी पंडितों के घरों की हिफाजत करें। वक्त बीजेपी गवर्नमेंट जो दिल्ली में है उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं और यहाँ जो एलजी है उससे भी गुजारिश करता हूं कि वो जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर कदम उठाए, सिर्फ बयानबाजी तक उसको महदूद न रखे। और यहाँ जो कश्मीरी लोगों से भी हर एक को वहाँ गुजारिश करते हैं। बशर्ते कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिप्रेजेंटेटिव मुझे डॉक्टर साहब और उमर साहब ने यहाँ भेजा है, मैं वो भी यहाँ आ रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तमाम लोगों से जहां भी इस वक्त पंडित रह रहे हैं, चाहे मुरन में रह रहे हैं चाहे कहीं रह रहे हैं, ये उनकी जो सपोर्ट उनको मुहैया की तरफ न देखे बल्कि खुद उनकी रखवाली करे, खुद जाए, खुद देखे, होशियार रहे कि अगर कोई मिसक्रिएंट तो नहीं घूम रहा है गाँव में, उस पर नजर रखे। क्योंकि लोग तो पहचानते हैं कि ये आदमी अगर यहाँ आया, ये क्या यहाँ का है बाहर का है, उस पर नजर रखे। क्योंकि ये पंडित जो 30 साल से हमारे यहाँ रह रहे हैं, 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, हमारे भरोसे पर यहाँ रह रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और एक्टर रणबीर कपूर के अलावा प्रोड्यूसर करण जौहर गुलमर्ग में फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं। सभी गुलमर्ग में फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लव सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं। गुलमर्ग क्लब के सामने फिल्म शूटिंग का सेट लगाया गया है। कश्मीर में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय लोगों में खुशी है। गुलमर्ग में हमारे संवाददाता मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट देखिए। में आपका खैर मकदम, मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सयाहती मकाम गुलमर्ग में। आज हम बात करेंगे फिल्म शूटिंग की। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर सदियों से ही फिल्म शूटिंग के लिए मशहूर रहा है और मशहूर जगह रही है, और 90 की दहाई से पहले भी यहाँ मुख्तलिफ जो सुपरहिट फिल्में हैं उनकी शूटिंग हुई है। और अब कश्मीर में आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद से मुख्तलिफ जो फिल्म इंडस्ट्रीज के जो अदाकार हैं, अदाकाराएं हैं और इसी तरह बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं, और उनका कश्मीर में अब हो गया है। और उसी कड़ी के तहत आज यहाँ गुलमर्ग में हम हैं, और यहाँ पे भी इस सिलसिले में जो फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ मुख्तलिफ जो बॉलीवुड के अदाकार हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं, और इस तरह से फिल्म शूटिंग की जा रही है। और इसमें यहाँ पे अगर हम बात करें, आज करण जौहर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और राहा के साथ राखी और रानी प्रेम कहानी के गाने की शूटिंग के लिए यहाँ पे मौजूद है। और आपको बता दूं कि वाज़ेह तौर पर जो करण जौहर की फिल्म राखी और रानी की प्रेम कहानी के ज़ेर इल्तिवा रोमानवी गाने की शूटिंग ये आज से यहाँ पे शुरू हुई है, और ये शूटिंग 10 रोजा शेड्यूल में कश्मीर में हो रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से हुर्रा। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश से खबर है। हिमाचल लोक सेवा आयोग में पारदर्शिता और सही अभ्यर्थियों के चयन को लेकर सुक्खू कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। अब हिमाचल लोक सेवा आयोग को हिमाचल प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट 1984 के दायरे में लाने का फैसला लिया गया है। सरकार की तरफ से बताया गया है कि यह फैसला किसी भी कदाचार पर रोक लगाने, उम्मीदवारों के चयन में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है। इसके अलावा HAS के 9 पद, सिविल जज के 10 पदों समेत विभिन्न विभागों में 93 पद भरने की भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। भाजपा प्रवक्ता कर्ण नंदा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो पेट्रोल पंपों पर भी उधारी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम रेवड़ियों की तरह कैबिनेट रैंक बांट रहे हैं और कांग्रेस के CPS हरियाणा में भी पायलट लेकर घूमते हैं। के पैसे तो आप कर्ज
रहे हो, बेचारे पेट्रोल पंप वाले जो है आप उनको पैसे जो है दे ही नहीं रहे हो, और वो जो है वो बिल रेज करके बैठे हैं कि पैसे आएंगे कब। तो मेरा केवल मात्र ये है कि भ्रम ना पैदा कीजिए, सच्चाई दिखाइए। अगर सच्चाई आपने जाननी है तो देखिए इनके सीपीएस जो है वो धनाधन जो है पायलट और पीएसओ लेके जो हरियाणा की भूमि में चले गए, और हरियाणा की भूमि में घूम फिर के वापस आ गए। तब एसपी को पता लगता है कि एक पायलट जो है वो हरियाणा की भूमि में चली गई थी। तो इनके जो सीपीएस है वो भी पायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर एक व्हीकल छोड़ रहे हो तो आपके सीपीएस 4 व्हीकल्स ले रहे हैं, और उसके बाद जो है पीएसओ भी ले रहे हैं। खर्चे आप कम करना चाहते हैं और कैबिनेट रैंक और सीपीएस की पोस्टें में जो है आप स्टाफ का जो है वो आवंटन जो है वो आप रेवड़ियों की तरह कर रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है, ये कैसी सरकार है? पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर सब कुछ बंद करने का प्रयत्न हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं। वो जसवा प्रागपुर के डाडा सीबा में बंद हुए संस्थानों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर में बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पूर्व सीएम शांता कुमार ने जहां सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि सिसोदिया ने ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में चमत्कार कर दिखाया, वैसा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। ये देश के लिए चिंता की बात है। उनके बैंक खातों में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, लेकिन हो सकता है कि चुनावी खर्च के लिए उन्होंने शराब नीति में कुछ ऐसा वैसा किया होगा। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोर्ट को सीबीआई की दलीलों में दम दिखा, तभी तो उसने सिसोदिया को रिमांड पर भेजा है। धूमल ने कहा कि शराब घोटाले में पकड़े गए सिसोदिया को लेकर शिक्षा व्यवस्था की दुहाई देना भी ठीक नहीं है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदार दिखता था, ईमानदार लगता था, ईमानदारी से काम करता था, आज वो व्यक्ति जेल में गए। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वो बिल्कुल ईमानदार हो। उनके घर की तलाशी सीबीआई ने ली, उनके बैंक के सारे खाते देखे, कहीं कुछ सरकार को नहीं मिला है, ये सच्चाई है। हुआ क्या होगा, हो सकता है मुझे कि ऐसा हुआ होगा कि चुनाव के लिए धन तो सबको खर्च करना पड़ता है, तो ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें कुछ व्यापारियों को बहुत फायदा हो और उनसे पैसा लेकर आप पार्टी चुनाव लड़ सके। ये मुझे संभावना लगती है जो मैंने कहा है, और उसमें फिर उनसे पैसा लेने की बात उनके दिमाग में हो, तो इस बात में वो पकड़े गए हों। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ किया है। तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, न उनके पक्ष में न उनके विरोध में। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट ने सीबीआई के दलील को ठीक माना है, इसीलिए उनका कस्टडी लोन कर दी गई है सीबीआई के पास। तो कुछ तो मेरिट देखी होगी तभी मिल गया, लेकिन आबकारी की नीति को लेकर शिक्षा की दुहाई देना। बिलासपुर के एसपी दिवाकर शर्मा का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन बिलासपुर के नए एसपी होंगे। वहीं दिवाकर शर्मा को 4th IRBN बटालियन बैरी का कमांडेंट बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। बद्दी के तहत गुल्लरवाला के रहने वाले दारा सिंह नामक युवक को लापता हुए 40 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास दारा सिंह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इसे लेकर परिजनों ने थाना बद्दी में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की और दारा सिंह को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दारा सिंह पर मंगलवार को 3 गाड़ियों में सवार होकर आए गुंडों ने पहले जानलेवा हमला किया। इसमें दारा सिंह के साथ जो 2 युवक थे वो भाग गए और उसके बाद से दारा सिंह पता है। घटना ऐसे हुई, मैं एक दिन पहले ऑपरेशन करा कर गया। शाम को मेरे दारे ने आंखों में दवाई डाली, उसके बाद में दारा मेरे पास से चला गया। सुबह मेरे को पता चला कि दारा आया नहीं, रात को घर वाले फोन करते रहे।
बाकी फिर आपस में पहले इकट्ठे रहते थे, फिर अभी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस लेकर फिर इनकी कहासुनी होगी। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं अभी हमें जल्द से फिर जल्द भी दारा सिंह को भी ढूंढ के फिर अभी यहाँ पेश किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा है कि केंद्र वित्त मंत्री सीतारमन ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो भी कहा है वो तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कहा है कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के पैसे पर भी मोदी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से किसान कृषि बिल संसद में वापस लिए गए हैं, उसी तरह केंद्र सरकार एनपीएस को भी संसद में निरस्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे देश में लागू करे। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जो अभी पीछे बयान दिया और कहा है कि सरकार जो है वो एनपीएस कर्मचारियों का जो पैसा है केंद्र वो प्रदेश सरकार को नहीं लुटा रही है, नहीं लुटाएगी। मतलब ये बहुत बड़ा तानाशाही फैसला है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का जो पैसा है, जो एनपीएस कर्मचारी का पैसा है, उस पर केंद्र सरकार मोदी सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं मोदी सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का और अधिकारियों का पैसा है जो एनएसडीएल में जाता है, जो केंद्र सरकार जो है उसको रेगुलेट करती है, तो पैसा जब हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है तो वो पैसा जो राज्य सरकार को लौटाना चाहिए। शिमला में 19 साल की युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने यश नाम के एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी किया गया है। युवती ने पुलिस को बताया है कि पिछले 6 माह से यश नाम के इस युवक के साथ उसकी फोन पर बातचीत हो रही थी। 26 फरवरी को युवक से मिलने बाजार गई। इसी दौरान युवक उसे एक होटल में ले गया और रेप किया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिमला के रामपुर में भीषण आग लगी है। ये आग हादसा कूट पंचायत के पागीधार में हुआ, जहां आग से 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी जाने नुकसान की इत्तला नहीं है। यह हादसा सुबह 5 बजे के करीब हुआ। ये मकान ग्राम पंचायत कूट के प्रधान रतन सिंह डोगरा का है और जिस वक्त मकान में आग लगी उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस 3 मंजिला मकान में 4 कमरे, 2 गौशाला और 1 किचन था। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया है कि शिमला में 50,000 के करीब छोटी गाड़ियां हैं, जबकि 1,000 बसें हैं। इनके अलावा हजारों मालवाहक वाहन और सैलानियों वीकेंड पर औसतन 20,000 वाहन आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बीट पर आधारित किया गया है। जल्द ही इसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। जीवन को चलाने के लिए ट्रैफिक का सुचारू होना बहुत जरूरी है। इसी दिशा में वर्तमान में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो सुचारू चले, व्यवस्थित चले। ये जानने वाली बात है कि आज शिमला में हमारी 50,000 से ज़्यादा LMB छोटी गाड़ियां हैं। 1,000 के करीब हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस चलती हैं। एसेंशियल सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज को लेकर के जो गाड़ियां आती हैं वो बड़ी संख्या में है और टूरिस्ट और सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। पिछले शनिवार को हमारे शिमला सिटी में 20,000 गाड़ियों का आवागमन हुआ, जो बड़ी संख्या में गाड़ियां आ रही हैं। तो इस सब चीज को सुचारू और सुनियोजित करने के लिए जो बतौर SP पुलिस अधीक्षक की बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं स्वयं इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करूं, फील्ड असेसमेंट करूं, देखूं कि किस तरह से हमारे जवान भी काम कर रहे हैं और फील्ड के चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे और व्यवस्थित किया जा सकता है। मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें तफसील के साथ मेरे साथ। नमस्कार।